Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to the Arab. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट होम साइंस का क्वेश्चन पेपर 2012 का, जो कि आज हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर कौन सा है? थर्ड। क्वेश्चन पेपर हमारा थर्ड है। इसके पहले जो क्लास अपलोड हुई थी उसमें हमने सेकेंड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, जिसमें 50 क्वेश्चंस थे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर है, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। तो इस थर्ड क्वेश्चन पेपर का आज ये फर्स्ट क्लास है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको यूजीसी नेट जेआरएफ उसके अलावा होम साइंस से रिलेटेड अगर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है वे टू जेआरएफ, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये फेसबुक पेज है। यहाँ पे भी आपको जितनी भी क्लासेस हैं उनके सबका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर चैनल पे आपको कोई क्लास नहीं मिल रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द SNF of standard milk should be as follows. SNF means solid, N से होता है नॉट, F से होता है फैट। सॉलिड नॉट फैट्स मीन्स जो हमारा मिल्क का कंपोजिशन है उसमें वाटर एंड फैट्स, जो बटर फैट्स हैं, बटर फैट्स को हटा दो, उसके बाद जो भी कंपोजिशन मिल्क में बचता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड नॉट फैट्स। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आ जाएगा विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी सॉलिड नॉट फैट्स में। और जो स्टैंडर्ड मिल्क है उसमें जो सॉलिड फैट मिल्क ये SNF है, ये कितना होना चाहिए, इसका क्या एक स्टैंडर्ड मेजर किया गया है, वो है 8.5%। जो मिल्क ले रहे हैं उसमें 8.5% SNF होना चाहिए, मीन्स सॉलिड नॉट फैट्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। द पीरियड ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज, जो ह्यूमन एम्ब्रियो का पीरियड है वो कितना होता है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने प्रॉपर डेवलपमेंटल स्टेजेस कितनी पढ़ी है ह्यूमन, ये जो हमने बात की एम्ब्रियो की, सेम ऐसे हमने लाइफ डेवलपमेंट स्टेजेस कितनी पढ़ी है? हमने 3 पढ़ी है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड हमारी है एम्ब्रियो। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है और थर्ड स्टेज कौन सी है ये आपको बताना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो 2 to 8 वीक होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसका डेवलपमेंटल कितना 0 से 2 वीक्स होता है। सेकेंड हमारी हो गई एम्ब्रियो। थर्ड हमारी क्या हो गया? 8 वीक, तो ये हो गया 9 टिल डिलीवरी तक। तो 3 स्टेजेस हो गई। फर्स्ट और थर्ड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। और सेकंड हो गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है वो होता है 2 से लेके 8 वीक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। लेवल ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशंट ऑफ एजुकेबल मेंटली चैलेंज चाइल्ड। कोई मेंटली चैलेंज चाइल्ड है तो उसमें कितना लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट होना चाहिए कि उसको पढ़ाया जा सके? तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेंटली चैलेंज चाइल्ड की तो इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सिंपली 4 कैटेगरीज में। तो जो हम अभी हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जो स्टेज की बात कर रहे हैं वो है माइल्ड स्टेज। माइल्ड मीन्स बहुत कम मेंटली चैलेंज चाइल्ड है जिसको हम पढ़ा सकते हैं। तो अगर हम माइल्ड की बात करें तो ये किस में आएगा? जिसको पढ़ाया जा सके तो वो आएगा 75 to 100। ये माइल्ड मीन्स हमने 4 स्टेज की बात की है ना, माइल्ड, थर्ड, 2, 1। माइल्ड के बाद मॉडरेट,
सीवियर, इसके बाद आता है प्रोफाउंड। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसा मतलब मेंटली चैलेंज बच्चा जिसका इंटेलिजेंस क्वोशंट 75 से 100 के बीच में है, इसको हम पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा इसका ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। जो प्रोफाउंड चाइल्ड होते हैं इनका जो इंटेलिजेंस IQ लेवल होता है ये 20 से 25 के बिलो में होता है, तो इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता है। और ऐसे मेंटली चैलेंज चाइल्ड जिनको एजुकेशन दिया जा सकता है, मीन्स इनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ से क्या ये अपनी कुछ अर्निंग कर सके, अपनी लाइवलीहुड के लिए कुछ अर्निंग कर सके, तो उनका ऑप्शन जो है ये डी सही हो जाएगा, 75 से 100। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन इज अ मीन्स बातचीत करना, या कन्वर्सेशन क्या है हमारा, ऑप्शंस क्या है, लिसनिंग स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल, एक्सप्रेसिव स्किल या फिर रिसेप्टिव स्किल। तो अगर हम बात करें कन्वर्सेशन की, जब हम बातचीत करते हैं तो ये हमारा क्या एक्सप्रेसिव स्किल होता है। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं तो हम अपने आइडियाज को या अपनी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी दूसरे को बताते हैं, दैट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या है, ये एक एक्सप्रेसिव स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन फॉर पॉलिएस्टर रेंजेस बिटवीन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, जहां पे देखो एक सिंगल यूनिट को क्या हम बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और जहां पे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और पॉलीमर किससे बना है, बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स को मिला के पॉलीमर बना है। तो हम अगर बात करें कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर क्या है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन पॉलीमर, एक पॉलीमर में कितने नंबर ऑफ यूनिट मोनोमर हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जब भी हम बात करते हैं पॉलिएस्टर के पॉलीमराइजेशन में, मीन्स एक पॉलीमर यूनिट में कितने मोनोमर्स होंगे, तो वो 115 से 140 के बीच में वैरी करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिनिशेस हंड्रेड्स ऑफ गारमेंट एट वन टाइम बाय अ सिंगल ऑपरेटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है या ऐसा कौन सा फिनिशर है जो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ गारमेंट्स फिनिश कर सकता है, दैट इज टनल फिनिशर। टनल फिनिशर एक टाइप का फिनिशिंग मशीन है जिसमें हम एक साथ में मोर देन हंड्रेड्स गारमेंट्स को एक बार में हम फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट द रीजन सेपरेटिंग वन सिस्टम फ्रॉम अनदर इन द सिस्टम अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। सिंपल से हम बात करें, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, या फिर हम मान लें एग्जाम्पल के लिए एक घर ये है और एक घर ये है। अब दोनों को अगर बीच अलग करना है, हम कैसे बताएंगे कि दोनों अलग हैं, तो इनके बीच में हम एक बाउंड्री बना देते हैं। तो सेम यही हम इसमें भी करते हैं। जब हम सिस्टम्स को, अगर हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम को डिवाइड करना है या हमें बताना है कि सिस्टम कहाँ से अलग हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, बाउंड्री होती है। तो बाउंड्री से हम बता सकते हैं एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम से यहाँ पे अलग हो रहा है या इससे अलग है, सेपरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, बेंडिंग एंड कैरिंग रिस्पेक्टिवली बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ एफर्ट। बेंड करना इज हमारा टोर्सल, ठीक है, टॉर्सल में बेंडिंग। कैरी करना मतलब हाथ से हमको सामान ले जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाथ से। आपने अगर देखा होगा वॉशिंग मशीन आती है, एक आती है मैनुअल, एक आती है ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होता है, हमें अपने हाथ से उसमें कपड़े उठा के एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में डालना, पानी चालू करना, ये सब हमारा क्या, हमें उसमें अपना हाथ से काम करना पड़ रहा है, दैट इज मैनुअल। सिंपल से अगर कार देखो, कार आती है मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में क्या होता है, हमें जो कार में गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं हाथ से, ऑटोमेटिक में हमें गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ते हैं हाथ से। तो जो हम कैरी कर रहे हैं, हाथ से हमको सामान ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मैनुअल। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, टॉर्सल एंड मैनुअल। बेंड करना या कुछ सामान हाथ से ले जाना, ये किस टाइप का एफर्ट है, तो ये हो जाएगा बेंडिंग एंड मैनुअल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति इज एन अडल्ट्रेंट इन। वनस्पति एक मिलावट है, किसमें है,
तो ये घी एंड बटर में, जो वनस्पति की अगर हम बात करें तो घी और बटर में एक मिलावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोसेस ऑफ assessing the progress of a project based on predetermined indicators and objectives of the program is known as। मीन्स कोई हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे प्रोग्रेस है उसको हमें असेस करना है, या उसको हमें जो हमारे पहले से प्रीडिटरमाइंड इंडिकेटर्स हैं हमें देखना है वो कैसे काम कर रहे हैं, या प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स डिसाइड किए, उसका हमने डिसाइड किया कि ये प्रोग्राम जो है कैसे काम करेगा। तो सेम वैसे ही इस चीज को हम क्या करते हैं, हम इस चीज को हम देखेंगे ओवरऑल, इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। जैसे अगर कल अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि मून लैंडिंग, ये चंद्रयान लैंडिंग, तो ठीक है, उसके लिए क्या साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोग्राम बनाया। उसके बाद अगर आपने लाइव चंद्रयान लैंडिंग देखा था तो आप देखिए उसमें एवरी सेकेंड का उन्होंने पूरा डायरेक्शन दे रखा था, पूरा पाथ दे रखा था, प्री डिटरमाइंड कि ये मून, ये जो हमारा यान जा रहा है उसको कैसे जाना है, पहले उसको हॉरिजॉन्टल जाना है, फिर वर्टिकल जाना है, कैसे जाना है। तो इन्होंने पहले ये प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स थे, तो उन्हीं को देखना कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, सो वो लोग बैठ के साइंटिस्ट जो है अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। तो सेम यही है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम उसके इंडिकेटर्स को पहले से डिटरमाइन करते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। इन सब चीजों को हम क्या देखते हैं, असेस करते हैं। असेस करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू कमेटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जा रहा है, वहां पे आपकी जो आपने जो वर्क किया है उस पर रिव्यू किए जा रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटरनल इवेल्युएशन है कि अगर जो आपने काम किया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपने काम किया आपके मैनेजर्स उसको अप्रेज करेंगे, आपके कुलीग्स उसको अप्रेज करेंगे, आपके वर्क के रिव्यूज मिलेंगे। तो वो आपको कहाँ से मिल रहा है, आपका इंटरनल इवेल्युएशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, इंटरनल इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज फ्लो चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक चार्ट बनाया जाता है, दिस इज द मैनेजर, यहाँ पे ये कुछ सब मैनेजर्स, उसके अंडर में इनके कुछ वर्कर्स। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जहां से हमको पता चलता है कि हमारी हायर कमांड से लोअर कमांड तक क्या काम दिया गया है, क्या कमांड्स दिए गए हैं या क्या रूल्स दिए गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। विच आर द केमिकल्स यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो फ्रूट, कोई फ्रूट है उसको आर्टिफिशियली राइप करने के लिए, पकाने के लिए कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, एथेफॉन, बेंजीन, मेथनॉल या कैल्शियम कार्बाइड। तो हमारा हो जाएगा इथेफॉन या कैल्शियम कार्बाइड। इथेफॉन की जगह पे कभी कभी इथाइलिन गैस भी लिखा होता है आपको, इथाइलिन गैस, तो ये भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और डी, ए और डी या डी और ए। ऑप्शन हमारा डी ये सही हो जाएगा। अगर फ्रूट को आर्टिफिशियली राइप करना है तो उसमें हम इथाइलिन गैस या इथेफॉन एंड कैल्शियम कार्बाइड को यूज करते हैं फ्रूट को पकाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम आर। जो नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम चल रहा है तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो ऑप्शंस क्या है, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, डिस्ट्रीब्यूटिंग मेगा डोजेज ऑफ विटामिन ए, फीडिंग कोल्स्ट्रम, इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो अगर हम विटामिन ए का प्रोग्राम है तो क्या करेगा, विटामिन ए के मेगा डोज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इनकरेजिंग कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल के कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो बी और डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट यूज्ड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनमें से कौन से
हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं होते हैं। तो ऑप्शंस क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, ट्रायल बैलेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस या सॉर्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट ये हमारे फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, ट्रायल बैलेंस हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस ये हमारा एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बट परफॉर्मेंस अप्रेजल और सॉर्ट ये हमारे बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स हैं। अगर बिजनेस को एनालाइज करना है तो ये हमारे बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स हैं, SWOT। तो इसका फुल फॉर्म, हर एक वर्ड का एक फुल फॉर्म है। F का फुल फॉर्म है, W का फुल फॉर्म है, O का फुल फॉर्म है, T का फुल फॉर्म है। तो क्वेश्चन अभी आपके पास 2 हो गए। एक तो जो ह्यूमन लाइफ हमने अभी डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें सेकेंड स्टेज इज एम्ब्रियो। तो आपको फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज बताना है कौन सी होती है। और यहाँ पे शॉर्ट का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो ये आप बताइए इस, ठीक है। अगर शॉर्ट का फुल फॉर्म आपको पता है तो ये फुल फॉर्म आपको बताना है। शॉर्ट और परफॉर्मेंस अप्रेजल ये हमारे बिजनेस टेक्निक्स हैं। तो C और F हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रिक्स नहीं है, या हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। द सिम्टम्स इन किडनी फेल्योर पेशेंट्स आर। अगर किडनी फेल्योर पेशेंट है तो उसमें सिम्टम्स क्या होंगे? जो ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट है ये 20 या 20 से कम हो जाएगा, ओलिग्यूरिया होएगा और एडिमा होएगा। अगर हमारा किडनी प्रॉपर काम कर रहा है, अगर फेल्योर नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो जो हमारा GFR रेट होगा वो 90 होगा या 90 से ज्यादा होगा पर मिनट। अब हमारी किडनी प्रॉपर काम करे तो बार बार यूरिन भी आएगा तो पॉलीयूरिया होगा। तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है? किडनी फेल्योर पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? तो GFR जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट है वो 20 होगा पर मिनट या 20 से कम होगा। ओलिग्यूरिया होगा मीन्स यूरिन यहाँ पे नहीं होगा। ओलिग्यूरिया मीन्स डिहाइड्रेशन की स्टेट होगी, बार बार यूरिन नहीं आएगा। एडिमा मीन्स स्वेलिंग हो जाएगी। तो B, C और E, B, C और E हमारा D ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। टू अवॉइड डायपर रैश। अगर डायपर रैशेस हो रहे हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शंस क्या है? चेंज वेट डायपर इमीडिएटली, यूज सॉफ्ट पैंट्स ऑन डायपर, अवॉइड यूजिंग डायपर टिल रैशेस डिसअपीयर, क्लीन एंड ड्राई द एरिया बिफोर पुटिंग अ फ्रेश डायपर। तो करना क्या है? हमें डायपर रैशेस को अवॉइड करने के लिए क्या करना है? जैसे ही डायपर गीला हो जाता है या वेट हो जाता है उसको इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। यूज सॉफ्ट पैंट्स ऑन डायपर, इसका कोई मतलब नहीं है डायपर के ऊपर सॉफ्ट पैंट यूज करने का। अवॉइड यूजिंग डायपर्स टिल रैशेस अपीयर, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्लीन एंड ड्राई द एरिया बिफोर पुटिंग द फ्रेश डायपर, ये भी हमारा ऑप्शन सही है कि जब भी नया डायपर बच्चे को पहना रहे हैं तो उस एरिया को पहले क्लीन एंड ड्राई करें प्रॉपर। तो हमारा 1 और 4 ऑप्शन सही है। तो हमारा B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जैसे ही डायपर गीला हो रहा है उसको इमीडिएटली चेंज करना है और डायपर पहनाने से पहले उस एरिया को क्लीन करना है और ड्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। इम्यूनाइजेशन इज नेसेसरी फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में जो है इम्यूनाइजेशन जो है नेसेसरी है। और इम्यूनाइजेशन से क्या होता है? टू डेवलप डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी, टू increase nutritional status, to reduce discomfort, to reduce incidence of viral and infectious diseases। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इम्यूनाइजेशन होता है, बच्चे को टीकाकरण होता है, उससे क्या होता है? बच्चे का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये डेवलप होता है और जो भी वायरल और इन्फेक्शियस डिजीज हैं इसके अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी मिलती है। तो हमारा ये 4 वाला सही हो जाएगा। तो A 1 और 4 ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो C है ये सही हो जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 19। डोमिनेंट इमोशंस आर ऑलवेज। जो हमारे डोमिनेंट इमोशंस है वो हमेशा कैसे होते हैं? डोमिनेंट है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड रेयर। तो सिंपल सी बात है, डोमिनेंट है तो ये इमोशंस हमेशा रहेंगे। रेयर और डोमिनेंट एक दूसरे से अपोजिट है। तो रेयर मीन्स कभी कभी आने वाले इमोशंस, डोमिनेंट मीन्स हमेशा रहने वाले।
अब इमोशंस हैं वो प्लीजेंट भी हो सकते हैं, अनप्लीजेंट भी हो सकते हैं, स्ट्रांग भी हो सकते हैं, बट रेयर नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा डोमिनेंट। तो हमारा 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। फॉलोइंग टेस्ट आर मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन क्लॉथिंग। जो बच्चे का क्लॉथिंग है या बच्चे के जो कपड़े हैं उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या टेस्ट मैंडेटरी हैं कि बच्चे के जो कपड़े हैं उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है, जिपर स्ट्रेंथ, स्नैप स्ट्रेंथ, निडल डिटेक्शन या सीम स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे के कपड़ों की चिल्ड्रन क्लॉथिंग, तो जिप स्ट्रेंथ मतलब जो जिप लगा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। स्नैप स्ट्रेंथ मतलब अगर जैसे ये नी है या मतलब एल्बो है या नी है, यहाँ पे एक पैच जैसा लगाते हैं अलग से कि अगर बच्चा गिरता है तो यहाँ का जो नी है, एल्बो है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ये अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद निडल डिटेक्शन में निडल जो है आसानी से नहीं चुभनी चाहिए कपड़ों में। सेम स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं, तो 1 2 3, तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लेंड्स हैव बेस्ट फ्लेम रिटार्डेंसी। इनमें से यहाँ पे हमें फैब्रिक ब्लेंड दे रखा है, तो इनमें से कौन से फैब्रिक ब्लेंड में अच्छी फ्लेम रिटार्डेंसी होती है। ऑप्शंस क्या है, कॉटन एंड वूल, कॉटन एंड स्पेंडेक्स, मॉड एक्रिलिक एंड स्पेंडेक्स, मॉड एक्रिलिक एंड एरामिड। तो जो मॉड एक्रिलिक और एरामिड है ये इनमें अच्छी फ्लेम रिटार्डेंसी होती है। ये जो फैब्रिक है या फैब्रिक ब्लेंड्स हैं ये कुछ टेम्परेचर तक की हाइट या जो फ्लेम को है वो रिटार्ड कर सकते हैं या आग में जलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड पैकेजेस आर नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑन इंडस्ट्रियल मशीन। ये हमारे पास कुछ थ्रेड पैकेज दे रखे हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए सुटेबल नहीं होते। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्पूल, कॉप्स, विक्यूना एंड कोन्स। तो देखो स्पूल को हम बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल भी मतलब एस से स्पूल, एस से स्मॉल। कॉप्स ये छोटे छोटे हम बोल सकते हैं कि ये जो थ्रेड पैकेज है ये छोटे छोटे थ्रेड पैकेज होते हैं। तो स्पूल और कॉप्स ये दोनों हमें होम यूज के लिए होते हैं, हम इनको हम घर में यूज कर सकते हैं। जो घर में जैसे देखो जो सिलाई की जाती है घर पे, तो घर पे जो थ्रेड पैकेज यूज होते हैं घर में वो छोटे छोटे होते हैं, तो ये घर के लिए यूज किए जा सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो लोग विकोन्स और कून्स ये बड़े बड़े थ्रेड पैकेज होते हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज किए जा सकते हैं। और हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑन इंडस्ट्रियल मशीन। तो इंडस्ट्रियल मशीन के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो स्पूल और कोन सुटेबल नहीं है। मीन्स हमारा सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए वो SWOT। शॉर्ट के फुल फॉर्म्स क्या है, एस का फुल फॉर्म क्या है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, ओ का फुल फॉर्म क्या है, टी का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद जो ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं 3, सेकेंड इज एम्ब्रियो, ई है ये EMBRYO, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड आपको बतानी है कौन से स्टेजेस हैं। और अगर शॉर्ट का फुल फॉर्म आपको पता है तो ये भी आप बता दीजिएगा। शॉर्ट जो ये हमारा है बिजनेस एनालिसिस टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच एमंग द फॉलोइंग आर एडवर्टाइज्ड अंडर क्लासिफाइड कैटेगरी। इनमें से कौन से क्लासिफाइड कैटेगरी के अंडर में एडवर्टाइज किए जाते हैं, किसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, जॉब वैकेंसी, मैट्रिमोनियल, कॉफी पाउडर एंड बाइसाइकिल। तो जॉब वैकेंसी और जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं इनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है एक क्लासिफाइड कैटेगरी के अंदर। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। द अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वर्कर आर। जो वर्कर हैं उनके अफेक्टिव कंपोनेंट्स, देखो अगर हम बात करें कुछ कंपोनेंट्स की तो ये 3 होते हैं, CAP। सी का मतलब है कॉग्निटिव, ए का मतलब है अफेक्टिव, पी का मतलब है साइकोमोटर। यहाँ पे हमको बात कौन से कंपोनेंट की गई है, अफेक्टिव। तो हम बात करेंगे ये अफेक्टिव कंपोनेंट की। कॉग्निटिव में क्या आता है, मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल बेस्ड।
और साइकोमोटर मीन्स क्या होता है, ये हम बात करेंगे स्किल की, या जो हम काम कर रहे हैं स्किल आ जाएगा। अफेक्टिव मीन्स हमारा अफेक्शन, अफेक्शन में हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारे अफेक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो एटीट्यूड, स्किल, फीलिंग या इंटरेस्ट। स्किल का हमने अभी बात की, यहाँ पे स्किल जो है हमारा साइकोमोटर में आ जाता है। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे मसल्स डेवलपमेंट हो रहा है, फाइन मसल एंड मोटर मसल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमारा आ जाता है साइकोमोटर में। तो स्किल्स जो है हमारी साइकोमोटर में आ जाएंगी। बचा कौन सा, एटीट्यूड मीन्स हमें, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये हमारा आ जाता है अफेक्टिव कंपोनेंट में। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोल्स आर एल्डरली इंक्लूड। जो गोल्स हैं एल्डरली पीपल के लिए, या फिर आप देखो जो 40 की एज में आ रहे हैं, या फिर जो ओल्ड एज में आ गए हैं 60 की एज में, अगर आप उनसे बात करो कि उनके लाइफ के गोल्स क्या हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि अच्छी सी फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए और गुड हेल्थ होना चाहिए। और अगर हम बात करें एजुकेशन है, वोकेशनल परस्यूट है, ये तो तब तक आते हैं जब 30 की एज तक, 35 की एज तक, जब तक हमारी लाइफ सेट नहीं होती, हमें एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता, हमें जॉब नहीं मिल जाती। अगर हम बात करें एल्डरली की, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लाइफ गोल्स क्या होते हैं, हमारा फैमिली रिलेशन और गुड हेल्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, ये सही हो जाएगा, फैमिली रिलेशन और गुड हेल्थ। तो जो क्वेश्चन 2 है आपके लिए, SWOT शॉर्ट का फुल फॉर्म, उसके बाद लाइफ स्टेजेस, जो लाइफ की ह्यूमन लाइफ स्टेज, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं 3, 1, 2 एंड 3। तो 1 एंड 3 आपको बतानी है, सेकेंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग करेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे, और 25 तक जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये अगर आपको कैसे लगे, कैसे समझ में आए, या आपको क्लास कैसी लगी, ये सब आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।